Let's start the next chapter of economic survey. इंडस्ट्री स्टडी रिकवरी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट है एंड इट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर सर्विस सेक्टर ग्रोथ। है ना, आपका जितना अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा उतना ज़्यादा सर्विस सेक्टर बढ़ेगा। जैसे सबसे बड़ा बेस होता है एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में डिमांड अच्छी है तो दैट विल लीड टू ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड ऑल्सो टू सर्विस सेक्टर। ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पीटस सर्विस सेक्टर के ग्रोथ को अगर मिलता है तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ के कारण मिलता है। ठीक है, जैसे क्रेडिट ग्रोथ हो, है ना, बैंकिंग वगैरह, इंश्योरेंस सर्विसेज और भी अलग अलग टाइप की सर्विसेज का ग्रोथ का बेस रहता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, और उसके बाद फिर एम्प्लॉयमेंट में भी सिग्निफिकेंट सेक्टर जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें 21% कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। उसके बाद इट एम्प्लॉयज 12.1 करोड़ पीपल। डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैन पहला मीट डोमेस्टिक डिमांड को मीट करने के लिए, फिर रिड्यूस रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स और इंप्रूव ट्रेड एंड करंट अकाउंट बैलेंसेस। ठीक है, अगर एक्सपोर्ट प्रमोशन कर रहे हैं तो उससे अपना करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम होगा क्योंकि ऑलरेडी सर्विस सेक्टर जो है वो पॉजिटिव है और इंडिया इज आल्सो नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो कहाँ पे ट्रेड डेफिसिट होता, कहाँ पे? इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो अगर इस पे ध्यान दें तो सबसे पहले डोमेस्टिक डिमांड को बेटर करेगा, दूसरा इंपोर्ट्स के ऊपर से रिलायंस अपना कम होगा, दैट विल आल्सो स्ट्रेंथन फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद इंप्रूव ट्रेड एंड करंट अकाउंट बैलेंसेस। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर का मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। हमने देखा मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर ग्रो हो रहा है तो उसका इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलेगा। फर्दर इंडस्ट्रियल ग्रोथ ट्रांसलेट्स इनटू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज द बैकबोन ऑफ सर्विस सेक्टर ग्रोथ एंड बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड लॉजिस्टिक्स। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट्स 50% ऑफ टोटल ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो टोटल ग्रॉस वैल्यू एडिशन जितना भी हो रहा है इकोनॉमी में उसका 50% कंट्रीब्यूटर इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। दैट मेक्स इट हाईली इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ में डिमांड का क्या रोल है ये इसमें बताया गया। डिमांड स्टिमुलस टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सबसे पहला एक्सपोर्ट सोल्ड इन फाइनेंशियल 2022 टू स्ट्रांग ग्लोबल डिमांड। ठीक है, थोड़ा सा उसके बाद फिर से लैग हुआ था बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। अदरवाइज जैसे ही ईज हुआ लॉकडाउन उसके बाद एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होना चालू हो गया। तो एक तो एक्सपोर्ट डिमांड के कारण इंडस्ट्रियल सेक्टर को इम्पीटस मिला। ठीक है, दूसरा क्या है, ईजिंग ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन बॉटलनेक्स। तो जो भी सप्लाई चेन में इश्यूज आ रहे थे ड्यू टू रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड पैंडेमिक लॉकडाउन, वो थोड़े ईज होना चालू हुए। तो उसके कारण फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की डिमांड, एक्सपोर्ट्स ग्रोथ हुआ और उसके कारण डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंप्रूव हुआ। इन्वेस्टमेंट रिवाइवल एंड स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो हमने देखा है कि डिस्पाइट एक्सपोर्ट्स थोड़ा सा लैग हुआ था आफ्टर ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, बट और उसके अलावा लॉकडाउन के टाइम पे क्योंकि सारे कंट्रीज के इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो स्लो डाउन हो गई थी, उसके कारण एक्सपोर्ट डिमांड कम हो गया था। लेकिन उस समय डोमेस्टिक कंजम्पशन और एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट रिवाइवल, इसके कारण इंडस्ट्रियल सेक्टर वापस से ग्रो होना चालू हुआ। ठीक है, हमने बोला फॉर्मूला देखा था y is equal to c plus I plus c plus x minus n। इसमें आपका एक्सपोर्ट्स अगर डिक्लाइन हो रहा है तो उसको कवर अप करने के लिए इन्वेस्टमेंट ग्रो हुआ। ठीक है, और कंजम्पशन ग्रो हुआ, पेंट अप डिमांड, कंजम्पशन बिकॉज ऑफ पेंट अप डिमांड। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट्स क्योंकि गवर्नमेंट का केपेक्स अच्छा था और इस केपेक्स के कारण यहाँ पे क्राउडिंग इन इफेक्ट देखने को मिला, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट शोर हुआ, कंजम्पशन भी शोर हुआ और केपेक्स भी शोर हुए। ठीक है, इसके बाद है केपेक्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और क्राउडिंग इन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हम देखेंगे ग्राफ टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गैदर्स मोमेंटम। तो आप देखिए डिफरेंट सेक्टर्स में ये है आपका फाइनेंशियल 2022 येलो एंड ग्रीन फाइनेंशियल 2023। तो सबसे ज्यादा देखिए स्टील सेक्टर ग्रो हुआ है फाइनेंशियल 2022। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हैज significantly improved in steel sector
इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, कंस्ट्रक्शन में फिर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है, माइनिंग में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है, उसके अलावा कैपिटल गुड्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, केमिकल्स में भी इंप्रूवमेंट है, फिर उसके अलावा टेक्सटाइल्स और सीमेंट में अगेन जैसे ही आपका हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू हुई तो उसके कारण स्टील और सीमेंट सेक्टर अपने आप ऑटोमेटिकली बूम किया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट उसमें इंक्रीज हुआ। फिर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कम है क्योंकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ आफ्टर कोविड, क्योंकि कोविड के टाइम पे हेल्थ सर्विसेज बहुत ज्यादा अवेल कर रहे लोग, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर को बूम हुआ, लेकिन ड्यू टू बेस इफेक्ट उसके बाद फिर अभी फार्मास्यूटिकल सेक्टर डिक्लाइन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट डीलेवरेजिंग बाय प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। अब ये लेवरेज रेशियो क्या होता है? A financial measurement that assesses the ability of a company to meet its financial obligation, ठीक है। तो लेवरेज रेशियो में सबसे पहले आता है डेट रेशियो फॉर्मूला। डेट रेशियो, व्हाट इज डेट रेशियो? टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट्स। देन डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल डेट अपॉन टोटल इक्विटी। These are two leverage ratios formula, जिससे ये पता चलता है कि कंपनी अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरी कर पाएगी, ठीक है। अब जब अपना मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ वाज बूमिंग आफ्टर 2003 टू 2008, उस समय बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट्स था, उसके कारण ये लेवरेज रेशियो खराब हुआ, मतलब कंपनीज जो है वो बहुत ज़्यादा डेट लेने लगे, लोन्स लेने लगे, ठीक है। तो एसेट्स उनके जितने नहीं थे उससे ज़्यादा लोन होने लगे, तो लेवरेज रेशियो दोनों कंडीशन खराब हुआ, ठीक है। उसके बाद से जब 2008 या उसके बाद में जब डबल बैलेंस शीट सिंड्रोम देखने को मिला, जिसमें कंपनी का बैलेंस शीट खराब था और उसके अलावा एनपीएस ज़्यादा था, और बैंकिंग सेक्टर में भी एनपीएस बहुत ज़्यादा होने के कारण कैपिटल नहीं था, तो दोनों सेक्टर पे गवर्नमेंट ने काम किया, उधर रिकैपिटलाइजेशन और इनका आईबीसी के थ्रू एनपीए रिजोल्यूशन, फिर उनका जो भी बैलेंस शीट वगैरह इंप्रूव करने का काम गवर्नमेंट की स्कीम्स के द्वारा हुआ, ठीक है। तो लेवरेज रेशियो leveraging by private non financial sector, आप देखिए कोड डेट ऑफ प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल सेक्टर वो है आपका जून 2005 से लेके जून 2022 तक का ग्राफ दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ से इंक्रीज होना चालू हुआ, कोड डेट ऑफ नॉन फाइनेंशियल सेक्टर स्टार्टेड इंक्रीजिंग फ्रॉम 2008, इनफैक्ट हालांकि इंक्रीज 2005 से ही हो रहा था बिकॉज इकोनॉमी वाज बूमिंग, तो कोड डेट इंक्रीज हो रहा है ना। आप उसके बाद नॉन पेमेंट ऑफ डेट के कारण एनपीए जनरेट होना चालू है, उसके बाद से सिंस 2014 आईबीसी 2016 में आया, 2016 में इंश्योरेंस बैंक्रप्सी को, उसके बाद से कोड डेट जो है वो डिक्लाइन ट्रेजेक्टरी में है, और बीच में फिर इंक्रीज हुआ था 2021 में बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन, उसके बाद से अभी फिर से डिक्लाइनिंग है आफ्टर 2020, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है उसको देखते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एनपीएस, बहुत सारी एन नंबर ऑफ स्कीम्स के थ्रू, जैसे कि आपका पैरा गाइडलाइन हुआ, उसके बाद एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी, एसेट मोनेटाइजेशन, वो रेवेन्यू इंक्रीज करने के गवर्नमेंट का है ना। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में आप एनपीए का रिजोल्यूशन कैसे कर रही है गवर्नमेंट? एनपीए का रिजोल्यूशन सबसे पहले तो आईबीसी के थ्रू हो रहा है, इंश्योरेंस एंड बैंक्रप्सी कोड है ना, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स के थ्रू है ना, जिसमें कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हालांकि सरफाइसिंग में भी कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है ना, बट सरफाइसिंग में भी आपको अगर एसेट को सेल करना है तो आपको लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाके पहले वहां से परमिशन लेना पड़ेगा कि हम इनके एसेट को सेल करें, उसके बाद भी वहाँ पे लिटिगेशन के चांसेस ये रहता है कि बोल दे कि हमारे, अगर मान लीजिए कि जो पेई है लोन इसको पे करना, वो अगर बोल दे कि मेरा सिर्फ यही एसेट है और मेरे घर में पूरे माँ बाप हैं और बाल बच्चे हैं, तो मेरी पूरी फैमिली कहाँ रहेगी अगर आप इसको बेच लोगे, तो फिर उसमें स्टे वगैरह लग जाता है, तो उसके कारण लंबा प्रोसेस के साथ है। दैट इज नॉट द केस इन आईबीसी, ठीक है। तो आईबीसी में रिस्ट्रक्चर करते हैं, फिर उसके बाद
हेयर कट्स वगैरह होता है, तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके थ्रू रिजोल्यूशन हो जाता है, बहुत सारे मेजर्स के कारण रिजोल्यूशन होता है। तो वैसे ही गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेके आई और रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एनपीएस, ठीक है। फिर जीएसटी रोल आउट के कारण आपका एक बूस्ट मिला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, ठीक है। जीएसटी के कारण हमने देखा कि कास्केडिंग इफेक्ट कम हुआ टैक्सेस में, तो दैट इंक्रीजेस द परचेसिंग पावर ऑफ पीपल, है ना, और उसके कारण ग्रोथ में भी डिमांड बढ़ता है, डिमांड की ग्रोथ बढ़ती है। फिर इमरजेंसी क्रेडिट एंड गारंटी स्कीम अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज, उसके बाद क्रेडिट टू प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल सेक्टर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी in India had come down from a peak of 113% in December 2010 to a low of 83.8% in December 2018। मतलब यहाँ 2010 से लेके 18 के बीच में वो ग्राफ में भी देखा हमने, डेट जो है वो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो कम हुआ, सॉरी क्रेडिट टू प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल सेक्टर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो कम हुआ। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स का कट्स अनाउंस्ड इन सितंबर 2019, द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वाज 5 higher than its 5-year average of 3, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला लिखवाया था क्या लास्ट क्लास में, मतलब सेकंड चैप्टर जब पढ़ रहे थे शायद तब। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज अ डेट एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो used to determine how easily a company can pay interest on its outstanding debt, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि डेट कितना है और प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, उस प्रॉफिटेबिलिटी से डेट ज्यादा तो नहीं है, और इंटरेस्ट कितना इजीली पे कर पाएगी कोई भी कंपनी, दिस इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है, उतना आसानी से इंटरेस्ट पे कर पाएगी कोई भी कंपनी। उसके बाद है प्रॉफिट मार्जिन्स ऑफ कॉर्पोरेट्स इंक्रीज, उसके बाद द क्रेडिट बूम इन द फर्स्ट डिकेड इंक्रीज द बैंकिंग सेक्टर एडवांसेस टू नॉन फाइनेंशियल सेक्टर फ्रॉम 36.5% ऑफ जीडीपी 2004 टू 57.3% in 2014। ये बैंक और इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का डेटा है, ठीक है। क्रेडिट टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर कितना इंक्रीज हुआ है, 36.5% ऑफ जीडीपी इन 2004 टू 57.3% इन 2014। तो क्रेडिट ग्रोथ जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ये मैंने बताया था, जितना भी बैंक का कैपिटल है और उनका रिस्की एसेट्स कितना है उसका रेशियो होता है। फिर एंड प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो है आल्सो इंप्रूव्ड एंड स्टूड एट 16%, सीआरआर 16%, कितना होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 9 to 10% के बीच में, 9% बेसल नॉर्म्स बोलते हैं, तो हमारा 16% है, एंड 71.5% इन सितंबर 2022। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो बताया था, जैसे अगर किसी बैंक के पास में लोन एडवांसेस मान लेते हैं कि 20,000 है ना, तो बैंक जितना पूरा का पूरा अमाउंट लोन का नहीं देती, सबसे पहले तो आरबीआई के पास कुछ अमाउंट जाएगा अंडर सीआरआर एंड एसएलआर, ठीक है, मान लेते हैं 300, लेट अस, उसके बाद प्रोविजनिंग के लिए लेट अस से 200 रुपीस गवर्नमेंट अलग रखती है, तो इसके बाद बचता कितना है रुपीस 500, इतने को लेंड की है अगर बैंक, एंड इसमें से लेट से रुपीस 100 अगर एनपीए हो, ठीक है, तो व्हाट विल द बैंक डू, ये प्रोविजनिंग में से पूरा 100 तो नहीं लेकिन रुपीस 70, लेट अस से रुपीस 70 अगर जितना अमाउंट एनपीए हुआ है उसको कवर अप करने के लिए 70 रुपीस अगर वहां से बैंक निकाल के उसमें डाल देती है, तो एक्चुअल एनपीए कितना हो जाएगा, नेट एनपीए, ये हो गया ग्रॉस एनपीए 100 रुपीस, नेट एनपीए कितना हो जाएगा रुपीस 30, तो इसी को प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो है, तो जितना अमाउंट बैंक पोटेंशियल लोन डिफॉल्ट्स लोन लॉसेस के लिए अलग रखती है ना, उससे टोटल लोन एडवांसेस का रेशियो को प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो बोलते हैं। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना बैंक्स का सेफ्टी अच्छा रहेगा, मतलब एक टाइप का बफर है एनपीएस के लिए, एक टाइप का सेफ गार्ड है अगेंस्ट एनपीए प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेट सेल्स एक्सपेक्टेड टू राइज, ठीक है। हमारे नेट सेल्स आप देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2020 में डिप हुआ ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और लॉकडाउन,
यहाँ से ठीक होना चालू हुआ, then it is again soaring after easing of lockdowns and it has now seen a positive growth after financial year 21 and recently again यहाँ पे फिर financial year 2022 में यहाँ पे ठीक हुआ because of Russia-Ukraine conflicts और net sales again soaring after in the year financial year 22. Here profit margins improving. Blue line shows net profit margins और green line shows operating expenses. ठीक है, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ एकदम अकॉर्डिंग टू इवेंट्स की इसका भी परफॉर्मेंस रहता है। ठीक है, जैसे ही लॉकडाउन से क्लोज हुए, कोविड आया, उसके बाद से यहाँ पे इंक्रीज होना चालू हुआ नेट प्रॉफिट मार्जिन। लॉकडाउन से होना चालू हुए 21 से, फिर ये आगे इंक्रीज होना चालू हो गया। ठीक, फिर उसके बाद फाइनेंशियल 2022 में ठीक हुआ एंड देन अभी नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा ठीक ही डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में नेट प्रॉफिट and then operating expenses यहाँ पे following the suit net profit margins के accordingly वो देख हुआ, फिर उसके साथ में फिर increase हो रहा है operating liquidity and gearing ratios। ठीक, तो gearing ratios क्या होता है कि the amount of fund borrowed by any company and the amount of total equity of the company, debt to equity ratio को gearing ratio बोलते हैं। liquidity and gearing ratios marginally healthier। इंटरेस्ट कवर शोज लिक्विडिटी। अभी यहाँ पे लिक्विडिटी क्यों डाउन हो रही है, क्योंकि कंटिन्यूअस इंक्रीज इन पॉलिसी रेट्स बाय सेंट्रल बैंक, उसके कारण यहाँ पे लिक्विडिटी डिक्रीज हो रही है। अब देखो कब से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ था, सिंस 2021 फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेजेस एंड द वॉर स्टार्टेड, रशिया-यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड इन 2022 फरवरी। तो फाइनेंशियल 21-22 में के बाद से जब से मॉनेटरी टाइटनिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद से लिक्विडिटी कम होना चालू हो गई एंड डेट टू इक्विटी रेशियो इज इंक्रीजिंग। अभी देखो डेट जो है बिकॉज़ ऑफ मॉनेटरी टाइटनिंग डेट्स कम होंगे तो डेट टू इक्विटी रेशियो इंप्रूव होगा। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे यहाँ पे ये डिक्लाइनिंग है और ये यहाँ से इंक्रीज होना चालू हो गया। द पॉइंट वेयर इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, यहाँ से वहीं से डेट इक्विटी रेशियो इंक्रीज होना चालू हो गया। ठीक है, अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड बिजनेस एक्सपेक्टेशन। तो बिजनेस एक्सपेक्टेशन एक इंडेक्स है ना, जिसमें बिजनेस ओनर से आगे आने वाले स्पेक्यूलेटेड ग्रोथ वगैरह पूछा जाता है कि आगे आप क्या सोच रहे हैं कि कैसी रहेगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या होता है कि जितना कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन है, टोटल पोटेंशियल ऑफ प्रोडक्शन, उतना पूरा हो पा रहा है कि नहीं, उसको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि लेट अस से कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसकी कैपेसिटी 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की है इन एनी गिवन टाइम, और वो प्रोड्यूस कर रहा है सिर्फ 80, है ना, तो 80% उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है ना। तो अगर डिमांड अच्छी है इकोनॉमी में, डिमांड अच्छी है तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छे से होगा। अदरवाइज अगर डिमांड नहीं है तो पूरा हाँ फुल पोटेंशियल पे काम नहीं। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज होना, दैट मींस इट्स गुड फॉर इकोनॉमी। तो यहाँ पे फिर से अपने को देखिए, यहाँ पे जैसी पेंटअप डिमांड इंक्रीज, पेंटअप डिमांड रिलीज हुई, यहाँ से फिर इंक्रीज होना चालू हुआ कैपेसिटी एंड द बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स इज इंक्रीजिंग। ठीक है, मतलब बिजनेस ओनर्स का पॉजिटिव सेंटीमेंट है इकोनॉमी को लेकर। हाँ हाँ, पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, अगर बिजनेस ओनर्स को लगेगा कि हाँ आगे इकोनॉमी अच्छी होगी तो वो प्रोडक्शन इंक्रीज करना चालू कर देंगे, दैट मींस दे आर यूटिलाइजिंग देयर फुल कैपेसिटी। तो बिजनेस एक्सपेक्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। सप्लाई रिस्पांस, अभी डिमांड रिस्पांस देखिए, है ना, कि डिमांड कैसे लीड किया इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। अब सप्लाई कैसे लीड करेगा ये देखेंगे। सप्लाई साइड में क्या क्या आ जाते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन
एक वेज है ना, वेज, रेंट एंड प्रॉफिट, उसके अलावा हाँ डिविडेंड्स। तो ये सारे सप्लाई साइड मार्कर्स। तो सप्लाई रिस्पॉन्स ऑफ इंडस्ट्री एक प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन मैनेजर्स इंडेक्स होता है ना, जिसमें बिजनेसेस के मैनेजर्स को एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है कि आप आपका अभी और आने वाले टाइम पे, जैसे आपके इसमें एम्प्लॉयमेंट कैसा है, टाइम टू टाइम आप पेमेंट्स वगैरह कर पा रहे हैं कि नहीं, आप टाइम टू टाइम अपना जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उसको पे कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन रहते हैं जिनके बेसिस पे प्रोड्यूसर्स मैनेजर इंडेक्स बनाया जाता है, विच शोज कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है एट प्रेजेंट एंड फ्यूचर में कितना अच्छा परफॉर्म करेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर। The PMI manufacturing, for example, has remained in the expansionary zone for 18 months since July 2020. ठीक है, PMI अगर पॉजिटिव है, above 50 है, 0 to 100 का इंडेक्स रहता है। If the PMI is above 50, that means it is an expansionary zone. तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, easing pace of input cost pressures। easing pace of input cost pressures का मतलब ये है कि हालांकि despite interest rates are high because central banks have increased policy rates, still इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस अब डिक्लाइनिंग है, अब कम हो रहा है, तो उसके कारण फिर चाइना का लॉकडाउन ईज हुआ है, तो चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो उसके कारण जो इनपुट कॉस्ट्स हैं वो कम हो रहे हैं, जिसके कारण ईएमआई बढ़ रहा है। उसके बाद इंप्रूविंग सप्लायर डिलीवरी टाइम्स, एक तो सप्लाई जो भी लॉजिस्टिक्स वगैरह है, जो सप्लाई चेन हिट हुआ था रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण, वो अभी वापस से अपने नॉर्मल पे आ गया है एंड सप्लाई डिलीवरी टाइम्स जो है वो इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, रोबस्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स एंड फ्यूचर आउटपुट, इस बेसिस पे आपके पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग बनाया जाता है एंड पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग इज इन एक्सपेंशनरी जोन सिंस लास्ट 18 months। ग्रोथ इन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ड्यू टू रिलीज ऑफ पेंट अप डिमांड। ठीक है, 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं। ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज an index which shows the growth of 8 core industries। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बेस ईयर है 2011-12, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हर मंथ पब्लिश किया जाता है। कंपोजिट इंडिकेटर ऑफ जनरल लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, 3 ब्रॉड सेक्टर्स को कवर करता है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या क्या है, 8 कोर इंडस्ट्रीज लिख लेना, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जो कि यूज बेस्ड इंडस्ट्रीज है ना। इसमें वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को मेजर किया जाता है हर मंथ, जिससे पता चलता है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट इज एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग। बहुत सारी वेरियस एजेंसीज के द्वारा इस डेटा को यूज किया जाता है फॉर पॉलिसी मेकिंग। ग्रॉस वैल्यू एडिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैलकुलेट करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को मेजर करता है, फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, और इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन प्रोजेक्शन ऑफ एडवांस जीडीपी एस्टिमेट्स। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वेटेज इज गिवन टू रिफाइनरी प्रोडक्ट्स फॉलोड बाय इलेक्ट्रिसिटी देन स्टील, और लोएस्ट वेटेज दिया गया है फर्टिलाइजर्स को। बेस ईयर लिखवा दिया 2011-12 आईआईपी का, और इंडेक्स लेवल क्या होता है 100। तो ड्यू टू रिलीज ऑफ पेंट अप डिमांड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ग्रोथ देखने को मिला है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट एरियाज में कंस्ट्रेंड बाय अ लार्ज बिल्डअप इन इन्वेंटरी। तो इन्वेंटरी बिल्डअप के कारण मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो है वो थोड़ा सा कंस्ट्रेंड हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। The motor vehicles manufacturing segment performance continues to improve, induced by robust demand and easing of chip shortage। ठीक है, चिप शॉर्टेजेस जैसे ही चाइना का लॉकडाउन सीज हुआ, सेमीकंडक्टर्स में सप्लाई चालू हुआ, तो उसके बाद चिप शॉर्टेज खत्म हुआ, तो उसके कारण मोटर व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट हैज इंप्रूव। उसके बाद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स एंड अपकमिंग इंडस्ट्री हैज आल्सो बीन राइजिंग। ठीक है, क्या क्या कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स,
तो अभी मोबाइल फोन्स के मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो ये सारा ये जो इंडस्ट्री है ये बूमिंग इंडस्ट्री है, आगे फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री। प्रोडक्शन ऑफ coke and refined petroleum has also increased, fetching high returns in global market where crude oil prices were higher than in financial 2022। तो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में इंपोर्ट्स क्रूड ऑयल का बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता है, रिफाइन होके आउट एक्सपोर्ट भी क्रूड ऑयल का सबसे ज्यादा, fetching high returns in the global market where crude oil prices were higher than in financial 2022। ठीक है, उसके बाद chemicals and chemical products such as caustic soda, soda ash, fertilizers and petroleum products have also performed well, contributing to sustaining the growth momentum in agriculture sector while increasing exports। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स एंड केमिकल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग फर्टिलाइजर्स ये पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होता है। ठीक है, इसीलिए बोल रहा है कंट्रीब्यूटिंग टू सस्टेनिंग द ग्रोथ मोमेंटम इन एग्रीकल्चर सेक्टर व्हाइल इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स। ये हो गया सप्लाई साइड, क्लियर। पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग रिमेंस इन एक्सपेंशनरी जोन। यहां पे मार्च 2020 जब लॉकडाउन चालू हुए उसके बाद से पीएमआई डिप हुआ एंड देन इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग आफ्टर सितंबर 2022। फिर अगेन जब लॉकडाउन चालू हुए तो डिप हुआ, फिर अगेन स्टार्टेड इंक्रीजिंग एंड अभी अगेन इंक्रीजिंग ट्रैजेक्टरी में। ठीक है, सब इंडाइसेस ऑफ आईआईपी ग्रोइंग एट अ हेल्दी पेस। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग देखिए फाइनेंशियल ईयर 2023 में 22 से ज़्यादा है, मतलब इंक्रीज हुआ है। फिर कैपिटल गुड्स इंक्रीज हुआ है, इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन गुड्स इंक्रीज हुआ है और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी इंक्रीज हुआ है। स्टेडी ग्रोथ इन कंपोनेंट्स ऑफ इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। ये एट कोर इंडस्ट्रीज का दिखाया हुआ है। यहाँ पे आप सबसे ज्यादा देखिए कोल इंक्रीज हुआ है, कोल के अलावा सीमेंट, सीमेंट के बाद इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे इंक्रीज हुए। ठीक है, क्रूड ऑयल हैज डिक्लाइन, नेचुरल गैस में बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया, सेम लेवल पे है। ठीक है, तो ये तो नोटेबल फीचर्स हैं आईआईपी के। क्रूड ऑयल हैज डिक्लाइन एंड नेचुरल गैस इज अप्रोक्सीमेटली एट द सेम लेवल। ठीक है, और बाकी सारे रेस्ट ऑफ द सिक्स इंडस्ट्रीज ये सारे इंक्रीज हुए, उसमें सबसे ज्यादा कोल। ग्रॉस वैल्यू एडिशन कंस्ट्रक्शन, a proxy for construction output constrained by higher rainfall। ठीक है, यहाँ पे इनवर्स कोरिलेशन बिटवीन रेनफॉल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बताया। तो रेनफॉल जब ज्यादा होने लगती है तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद हो जाती है, तो उसके बीच में एक नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन रेनफॉल एंड कंस्ट्रक्शन। आप देखिए यहाँ पे जब तक रेनफॉल इंक्रीज हुई है उस समय रियल ग्रॉस वैल्यू एडिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन सेक्टर has gone down। यहाँ पे रेनफॉल इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डिप हुआ, यहाँ पे रेनफॉल कम हुई तो यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडिशन कंस्ट्रक्शन सेक्टर has increased। फिर उसके बाद यहाँ पे रेनफॉल हाई तो यहाँ पे डिप, फिर यहाँ लो तो ये हाई, फिर यहाँ पे ये डिप ये हाई, फिर यहाँ पे ये डिप जी ये हाई। ठीक, there is an inverse relation between rainfall and gross value addition in construction sector। तो अब इकोनॉमिक सर्वे बोल रहे हैं कि इस साल भी इन द मंथ ऑफ सितंबर 2022 रेनफॉल इंक्रीज, उसके कारण रियल जीडीपी जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का डिक्लाइन हुआ। GDP मैन्युफैक्चरिंग स्लोइंग विद बिल्ड अप इन स्टॉक्स एंड एलिवेटेड ग्लोबल अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो इन्वेंटरी बिल्डअप के कारण मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये बताया था इकोनॉमिक सर्वे। चेंज इन स्टॉक्स, यहाँ पे इन दोनों का कोरिलेशन बताया है, चेंज इन स्टॉक्स एंड रियल जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो जैसे ही स्टॉक्स जहाँ जहाँ पे डिक्लाइन हुआ है वहाँ पे रियल जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन हुआ है। जून 20 में
ये वाला जो फेज है, दिस फेज यहाँ पे बताया यूज ऑफ स्टॉक टू सपोर्ट डिमांड। ठीक है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इंक्रीज हुई, बट चेंज इन स्टॉक लगभग चेंज नहीं हुआ, मतलब अपने लेवल पे रहा। ठीक है, यहाँ पे रीस्टॉकिंग सपोर्टेड बाय इंक्रीज्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इस फेज में स्टॉक चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, इस मैन्युफैक्चरिंग से इस फेज में स्टॉक जो है वो बढ़ने लग गया, है ना, और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन हुई। फिर तीसरे फेज में क्या हुआ, मार्च 2022 से सितंबर 2022 तक मॉडरेशन इन स्टॉकिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अमid अनसर्टेन एक्सटर्नल डिमांड आउटलुक। एक्सटर्नल डिमांड आउटलुक क्यों? क्योंकि फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ, ठीक, उसके कारण दोनों स्टॉकिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में मॉडरेशन देखने की। Growth in manufacturing sector. A few product categories, including textiles, apparel, and leather, have been showing tepid growth, as export demand for these products has been mellowing with slowing of global output. ठीक है, तो ये सारी एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल, apparel, leather, इसमें tepid growth देखने को मिला because of slowing down of global output demand। ठीक है, देखते हैं इसमें से लेदर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो सिंस जुलाई 2022 नेगेटिव ग्रोथ शो कर रहा है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल्स नेगेटिव ग्रोथ। उसके बाद एपरेल, हियरिंग एपरेल, तो अगस्त 2022 के बाद नवंबर 2022 तक नेगेटिव है। व्हिच सेक्टर्स हैव परफॉर्म वेरी वेल? प्रिंटिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्डेड मीडिया। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज, प्रिंटिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्डेड मीडिया, ये सारा पॉजिटिव जोन में है। ठीक है, और कौन सा पॉजिटिव जोन में रहा है? मोटर व्हीकल्स, ट्रेलर्स एंड सेमी ट्रेलर्स। ठीक है, हमने देखा कि चिप्स वगैरह शॉर्टेज जब हटा तो ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा एक ये वाला बेवरेजेस हैज परफॉर्म गुड। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस सेक्टर हैज परफॉर्म गुड। केमिकल्स एंड केमिकल प्रोडक्ट्स, व्हाई? बिकॉज़ ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, फर्टिलाइजर्स के कारण केमिकल और केमिकल प्रोडक्ट्स कंटीन्यूअस ग्रोथ शो किया। इसके अलावा coke and refined petroleum products, this has been performing well। इसके अलावा बेसिक मेटल्स, पुअर परफॉर्मेंस किस तरह से रहा है, ये जो हमने देखा टेक्सटाइल्स, अपरेल, लेदर और फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिनल, केमिकल एंड बॉटैनिकल प्रोडक्ट्स। ये राइट सिंस अप्रैल 2020 ये पूरा नेगेटिव रहा है, अभी नवंबर 2022 में तो वापस पॉजिटिव ग्रोथ शो किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेस इफेक्ट के कारण कोविड लॉकडाउन के टाइम पे फार्मास्यूटिकल बहुत ज्यादा स्पाइक हुआ और उसके कारण फिर बेस इफेक्ट बताया था डिनोमिनेटर वाला, तो उसके कारण पूरा अभी वापस नॉर्मल सी जैसी कंडीशंस आई, तो उसके कारण नेगेटिव ग्रोथ यहाँ पे शो। ग्रोथ इन फार्मास्यूटिकल आउटपुट हैज स्लोड ड्यू टू अनफेवरेबल बेस इफेक्ट एंड द वेरिंग ऑफ ट्रेंड। ये यहाँ पे हम देख रहे हैं फार्मास्यूटिकल्स। ये अब आ जाते हैं क्रेडिट ग्रोथ टू इंडस्ट्री। पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद परफॉर्मेंस देखा इंडस्ट्रियल सेक्टर का, उसके बाद डिमांड साइड कैसा था इंडस्ट्रियल सेक्टर का, सप्लाई साइड कैसा था, उसके बाद आप देखते हैं कि क्रेडिट ग्रोथ कैसे इंडस्ट्री। ठीक है, थ्रू emergency credit and guarantee scheme 1.2 crore businesses of which 90% are MSMEs। ये बेनिफिशियरीज हैं ECLGS अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज। ठीक है, तो दिस स्कीम हैज बीन वेरी क्रिटिकल इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू स्मॉल एंड मीडियम enterprises। But the share of MSMEs in gross credit offered to industry rose from 17.7% in January 2020 to 23.7% in November 2020। MSMEs में क्रेडिट ग्रोथ 17.7% था 2020 जो बढ़ के 23.7% हो गया 2022। With spread between corporate bond yields and marginal cost of funds based lending rate। ठीक है, इसमें corporate bond yields और marginal cost of fund based lending rate में स्प्रेड कम होने के कारण तो volatility in corporate bond market remaining high, corporates appear to be shifting their sources of financing from bond market to bank capital। ठीक है, अभी क्या हुआ कि ये क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट जो है वो और कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड्स, ये दोनों के बीच में गैप कम हुआ। ठीक है,
इसके कारण क्या हो रहा है कि कॉर्पोरेट जो है वो अपना फाइनेंसिंग बॉन्ड मार्केट से बैंक कैपिटल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, वेयर रेट्स हैव रिमेन्ड स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल। ठीक है, तो बैंक के कैपिटल मार्केट में रेट जो है वो स्टेबल है, इसलिए कॉर्पोरेट्स बॉन्ड मार्केट से अपना फंड रेजिंग के लिए बैंक कैपिटल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। Robust growth in credit demand combined with rising capacity utilization and investment in manufacturing underscores business optimism regarding future demand। ठीक है, इसी कारण से एक तो सबसे पहले क्रेडिट डिमांड इंक्रीज हुआ, क्रेडिट डिमांड के कारण राइजिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके कारण बिजनेस ऑप्टिमिज्म फ्यूचर के लिए बढ़ा। ठीक है, ओवरऑल क्या बोल सकते हैं कि क्रेडिट ग्रोथ टू इंडस्ट्री हैव इंक्रीज्ड। डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ इन इंडस्ट्री ड्रिवन बाय एमएसएमईज। पीसीएल जीएस जो स्कीम है ना, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, हैज परफॉर्म आउटस्टैंडिंग, हैज शोन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, हाँ, जिसके कारण ना जीएसटी कलेक्शन भी एमएसएमईज का बहुत इंप्रूव हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे तीन इंडस्ट्रीज का क्रेडिट ग्रोथ बताया है, एमएसएमई, लार्ज इंडस्ट्री और नॉन फूड क्रेडिट। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए एमएसएमई का क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ के बाद आफ्टर जुलाई 2022 पॉलिसी रेट्स के हाइक होने के कारण अब डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा लार्ज इंडस्ट्री का क्रेडिट ग्रोथ जो है वो नेगेटिव था फ्रॉम जनवरी 2021, कहां पे पॉजिटिव होना चालू है, ये हुआ है नवंबर दिसंबर 2020। उसके बाद से पॉजिटिव क्रेडिट ग्रोथ इन लार्ज इंडस्ट्रीज देखने को मिला और ये नवंबर 2022 में अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। और नॉन फूड क्रेडिट जो है वो बिकॉज ऑफ दिस यहाँ से डिक्लाइनिंग था, उसके बाद जैसे यहाँ से लार्ज इंडस्ट्रीज में क्रेडिट ग्रोथ स्टार्ट हुआ, नॉन फूड क्रेडिट भी यहाँ से बिकॉज ऑफ बोथ यहाँ से इंक्रीज होना चालू हो गया, राइट। अब एफडीआई इनफ्लोज टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एफडीआई इनफ्लोज टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। गवर्नमेंट हैज बीन टेकिंग undertaking large number of reforms to attract FDI overall सर्विस सेक्टर में भी, एग्रीकल्चर में भी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो फ्रॉम $12.1 billion in financial year 21 to $21.3 billion। ठीक है, in financial year 2022 as the pandemic driven expansionary policies of advanced economy led to a surge in global liquidity। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ही स्टिमुलस पैकेजेस दिए गवर्नमेंट, उनकी खुद की इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ी, तो उसके कारण हमारे इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो गई, लिक्विडिटी बढ़ी, पैसा ज्यादा हुआ लोगों के पास, तो वो यहाँ पे एज अ एफडीआई इंक्रीज होना चालू हो गया। अब देखिए सेक्टर वाइज एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज इन 2022-23 ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर 2020। अप्रैल से सितंबर के बीच में एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज कितना हुआ है, तो सबसे ज्यादा हम किस सेक्टर में देख सकते हैं, ड्रग्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, 34%। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो आईटी सर्विसेज में आ जाएगा। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा इंक्रीज किसमें हुआ है, ऑटोमोबाइल सेक्टर, बिकॉज़ ऑटोमोबाइल सेक्टर डिस्पाइट कोविड लॉकडाउन ऑटोमोबाइल सेक्टर हैज बीन परफॉर्मिंग वेल। हमने देखा था अच्छी डिमांड उसमें बहुत अच्छी है, तो स्पेस सेक्टर आल्सो अट्रैक्टिंग अ गुड लॉट ऑफ एफडीआईज। पहला सबसे पहला क्या हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, दूसरा ऑटोमोबाइल, थर्ड क्या हो गया, ट्रेडिंग, लीस्ट 4% इन telecommunications and 4% in drugs and pharma। ड्रग्स एंड फार्मा में हमें बेस इफेक्ट के कारण नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है ना। उसके बाद वैसे भी जब कोविड लॉकडाउन हट गया तो उसके बाद डिमांड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कम हो गई है ना, तो इसलिए एफडीआई भी, हालांकि गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करने की कोशिश कर रही है फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जेनरिक ड्रग्स हो गया, फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स, हाँ वो इंडिजिनसली प्रोड्यूस हो यहाँ पे, इसीलिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए भी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लेके आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे नोटेबल जो चीजें हैं वो 34% इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर और 22% इन ऑटोमोबाइल, और सबसे लीस्ट इसमें है ड्रग्स एंड फार्मा एंड टेलीकम्युनिकेशंस। ठीक है, 1% इन अदर्स।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं? टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, व्हाट ऑल मेजर्स द गवर्नमेंट हैज टेकन? पहला है 100% एफडीआई टू ऑटोमेटिक रूट इन सेल एंड माइनिंग ऑफ कोल, पहला रिफॉर्म। नेक्स्ट है 26% एफडीआई अंडर द गवर्नमेंट रूल फॉर यूज इन डिजिटल मीडिया। ऑटोमेटिक रूट मींस आपको किसी भी अप्रूवल की आवश्यकता नहीं, आप सीधे आइए इंडिया में इन्वेस्ट करिए और सीधा अपना जो भी मैन्युफैक्चरिंग है तो उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट गवर्नमेंट रूट पे आपको रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से, और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट मींस डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, ये नोडल एजेंसी है। पहले एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हुआ करता था, इसको एबॉलिश कर दिया गया है 2017 में, और इसका जो टास्क है वो अलग अलग रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज को सौंप दिया गया। जिसको मॉनिटर करने वाला नोडल एजेंसी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, तो अब अगर आपको गवर्नमेंट रूट से इन्वेस्ट करना है तो आपको रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री या इस डिपार्टमेंट से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट रूट। So 26% FDI under the government rule for use in digital media. Here, 100% FDI for insurance intermediaries and such other intermediaries as notified by Insurance Regulatory and Development Authority. IRDA is the regulatory body for insurance sector. तो कोई भी इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज उनका 100% FDI अप्रूव कर दिया। फिर फॉर द रिफॉर्म्स टू प्रिवेंट होस्टाइल टेकओवर्स एंड एक्विजिशंस, लॉकडाउन के टाइम पे होस्टाइल टेकओवर्स एंड एक्विजिशंस के को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं। ठीक है, कि उसके कुछ कुछ रिफॉर्म्स हैं जो भी कंट्रीज हैं जो लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ, ठीक है, तो उनका वो डायरेक्टली यहाँ पे आके इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनके मतलब इन्वेस्टमेंट पे गवर्नमेंट अप्रूवल लगाती है। फिर हाँ जैसे कि चाइना में टारगेट करेंगे कि आसपास से कोई ऐसा है नहीं, हाँ एक्वायर कर लिया, चाइना में टारगेट डायरेक्टली कर पा रहे क्योंकि डब्ल्यूटीओ में चला गया, इससे हम लोग अंदर में इंटरनल ट्रेड एक नियम बना दिए कि आसपास के इंडिया में हाँ राइट। ठीक है, अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड वाज abolished in May 2017 and the work has been delegated to respective ministries and DPIIT is the nodal department for facilitating the process। ठीक है, फिर foreign investment facilitation portal has been launched as the online single point interface of the government of India for investors to facilitate FDI। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट इंटरफेस है बिटवीन गवर्नमेंट एंड इन्वेस्टर्स टू प्रमोट एफडीआई, ताकि एफडीआई अगर आ रहा है इंडिया में तो उसके लिए बहुत ज्यादा हैसल फ्री उसको करने के लिए। नाउ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल हैज बीन इंटीग्रेटेड विद नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। ठीक है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ में उसको इंटीग्रेट कर दिया। दीस आर ऑल द मेजर्स दैट द गवर्नमेंट इज टेकन टू इंप्रूव एफडीआई, टू अट्रैक्ट एफडीआई। अब देखेंगे इंडस्ट्री ग्रुप्स एंड देयर चैलेंजेस। ठीक है, जो भी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जैसे एमएसएमई, ठीक, उसके बाद लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसमें गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है। मेजर्स अंडरटेकन टू इंप्रूव एमएसएमई, सबसे पहला मॉडिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज ड्यूरिंग अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन, डेफिनेशन चेंज कर दिए थे, है ना, सीलिंग्स वगैरह को कम कर दिया गया था, क्योंकि माइक्रो को बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, स्मॉल को उससे कम है, मीडियम को उससे कम है, तो इसलिए डेफिनेशन को चेंज किया गया। द प्रोविजन ऑफ 20,000 करोड़ सबऑर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमईज। ठीक है, रुपीस 50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन थ्रू सेल्फ रिलायंस इंडिया फंड। ठीक है, एमएसएमईज में रुपीस 50,000 करोड़ का इन्फ्यूजन किया गया था अंडर सेल्फ रिलायंस इंडिया फंड। The waiving of the global tender requirement for procurement of up to rupees 200 crores। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका एक लिमिट के बाद अगर आपको प्रोक्योर करना है, गवर्नमेंट कुछ प्रोक्योर करना चाहती है, तो उसके लिए ग्लोबल टेंडर्स को इनवाइट किया जाता है, तो उसकी सीलिंग को इंक्रीज करके 200 करोड़ कर दिया गया था, ताकि 200 करोड़ के नीचे जितने भी प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स हैं वो इंडिया के डोमेस्टिक सप्लायर से उसको टेंडर फिल करके उसको सप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा कि एक डोमेस्टिक सप्लायर्स को बेनिफिट होगा। ठीक है, फॉरेन कंपटीशन कम हो जाएगा। फिर लॉन्चिंग ऑफ उद्यम पोर्टल फॉर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, अ पेपरलेस जीरो कॉस्ट रजिस्ट्रेशन पोर्टल
that is based on self declaration only requires Aadhaar. ठीक है, उद्यम पोर्टल लॉन्च होने के बाद से 1.32 करोड़ रजिस्ट्रेशन आए हैं सिर्फ 2.5 साल, 2.5 years। इतने रजिस्ट्रेशन लास्ट 10 years में भी नहीं आए। ठीक है, टोटल रजिस्ट्रेशन काउंट ऑफ 1.32 करोड़, माइक्रो एंटरप्राइज 1.27 करोड़, 9.6 crore people employed in MSMEs of which 2.3 crore are women। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा स्क्यू है। एक जो मनरेगा उसी में बस जेंडर रेशियो अच्छा है, तो वो एक नोटेबल फैक्ट है व्हिच हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। फिर है समाधान पोर्टल टू मर्जर आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू एमएसएमई। जो भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में सप्लायर है एमएसएमई, उनके गवर्नमेंट के कितना आउटस्टैंडिंग ड्यूज उनको देने चाहिए, उसी के लिए समाधान पोर्टल लाया गया। ठीक है, फिर है ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग स्कीम। तो इसमें इसको मैं बताया था, इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ एमएसएमईज हैं जो गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं, है ना, हाँ, तो आरबीआई के पास अपने बिल को ले जाकर जमा करके उसका कुछ हिस्सा, कुछ पैसा ले सकते हैं, ताकि उनके पास ऑपरेटिंग कैपिटल और लिक्विडिटी बनी रहे। फिर चैंपियंस एक स्कीम है फॉर ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म फॉर एमएसएमईज। ठीक है, चैंपियंस रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमईज परफॉर्मेंस, रैंप इज अनदर स्कीम। ये सब आप नोट डाउन कर लो, इसको एक बार थोड़ा सा देख लेना, व्हाट इज दिस स्कीम इज अबाउट, एंड देन इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी। फिर एमएसएमई परफॉर्मेंस, एमएसएमई शेयर इन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ, उसके बाद डिक्लाइन हुआ, फाइनेंशियल रेटिंग के बाद से डिक्लाइनिंग। ठीक है, इसको इंक्रीज करने के गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। फिर एमएसएमई शेयर इन ओवरऑल जीडीपी एंड मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी। ठीक है, तो ओवरऑल क्रॉस वैल्यू एडिशन इज शोन बाय ब्लू एंड शेयर इन मैन्युफैक्चरिंग क्रॉस वैल्यू एडिशन शोन बाय ब्राउन। तो यहाँ पे ओवरऑल जीडीपी में इंक्रीज हुआ, फिर फाइनेंशियल रेटिंग और उसके बाद से डिक्लाइन हुआ। सिमिलरली ओवरऑल जीडीपी में यहाँ पे इंक्रीज हुआ, यहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन, यहाँ पे इंक्रीज एंड यहाँ पे डिक्लाइन। GST paid by MSMEs in financial year 2022 crossed the pre-pandemic level। pre-pandemic level तक के जितना GST पे किया जा रहा था, आज की स्थिति में उसको क्रॉस कर चुका है GST पेमेंट्स। ठीक है, माइक्रो का GST पेमेंट्स कितना है इन द ईयर फाइनेंशियल 19, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़। तो माइक्रो का यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, यहाँ इंक्रीज हुआ, यहाँ डिक्लाइन, यहाँ पे फिर से फाइनेंशियल रेटिंग। क्लियर? ओवरऑल देखते हैं सीधा, ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन हैज इंप्रूव्ड फाइनेंशियल ईयर 2022। ठीक है, ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन इंप्रूव हुआ। उसके अलावा ईसीएल जीएस एडेड बाय एमएसएमईज इंप्रूविंग देयर एसेट क्वालिटी। तो एनपीए रेट एज ऑन मार्च 2022 अवेल ईसीएल और एलिजिबल बट डिड नॉट अवेल ईसीएल। ठीक है, तो माइक्रो में एलिजिबल थे 6.6%, बट उसमें से अवेल कितने की 4.6%। ठीक है, फिर इसमें 6.0% एलिजिबल थे, जिसमें 5.0% ने अवेल किया, इसमें से 5.5% एलिजिबल थे, उसमें 4.7% ने अवेल किया। परसेंटेज हाँ, ये ना एक्चुअली परसेंट ऑफ बैलेंसेस दिखा रहा है, मतलब एनपीए बता रहा है ना, तो इसमें कैसे देख सकते हैं इसको। माइक्रो में, माइक्रो एंटरप्राइजेस में ईसीएल जीएस को अवेल करने वाले माइक्रो एंटरप्राइजेस का एंट्री 4.6%। ठीक है, एलिजिबल थे बट अवेल नहीं किया, तो उनका एनपीए 6.6%। क्लियर? दैट मींस ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि ईसीएल जीएस जिन एंटरप्राइजेस ने अवेल किया है उनका एनपीए कम है as compared to those enterprises who were eligible for ECLGS but did not opt for ECLGS, उनका एनपीए सिचुएशन ज्यादा है, उनका एनपीए ज्यादा है। ठीक है, दैट मींस ECLGS स्कीम हैज परफॉर्म वेल, जिन्होंने ऑप्ट किया उसको उनका एनपीए कम है। तो जो जिस भी मोटिव से ECLGS स्कीम को लाया गया था वो मोटिव फुलफिल हुआ।
फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है और फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री है। फाइनेंशियल 2020 में डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री वैल्यूड एट $118, ठीक है। इसको टोटल 300 बिलियन टिल 2030 तक के इंडस्ट्री को 300 बिलियन तक के ले जाने का लक्ष्य रखा है। आउट ऑफ दैट 300 बिलियन 120 बिलियन का सिर्फ एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य 2020-30 तक के रखा है, ठीक है। क्या क्या है इन द ईयर 2030 यूएस डॉलर 300 बिलियन इंडस्ट्रीज को बनाने का एम है, ठीक है, जिसमें से आउट ऑफ दिस 300 बिलियन 120 बिलियन एक्सपोर्ट्स। क्लियर? ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 55.1% देखने को मिला है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ठीक है, बहुत अच्छा ग्रोथ है। एंड दिस हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। अमंग टॉप 5 सेक्टर्स शोइंग पॉजिटिव एक्सपोर्ट ग्रोथ, ठीक है। 5 ऐसे सेक्टर जिसमें पॉजिटिव एक्सपोर्ट ग्रोथ देखने को मिला है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री भी। मेजर ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ आर मोबाइल फोन्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड इन मोबाइल फोन सेक्टर। दो स्कीम्स कौन सी लाई गई है गवर्नमेंट द्वारा? पीएलआई फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और पीएलआई फॉर आईटी हार्डवेयर। इसके अलावा स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन सेमीकंडक्टर। स्पेक्स एब्रिविएशन इसका है स्पेक्स। फिर नेक्स्ट है डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो ये वाली स्कीम इसलिए लाई गई है कि डिस्पाइट इंडिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ डिजाइन इंजीनियर्स, है ना, उसके बाद भी जो आपका कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क होता है ना, वो बहुत कम है डिजाइनिंग के ऊपर जो कि आप कॉपीराइट ले रहे हो। व्हाट डू वी कॉल दैट? पेटेंट्स। तो पेटेंट्स बहुत कम हो रहा है ना, इसलिए डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई गई है ताकि इंडिया में पेटेंट्स बढ़े। फिर Israel based International Semiconductor Consortium has signed a MOU to invest 22,900 crore in Karnataka to set up India's first chip making plant. All these measures has been taken by government to improve the growth of electronics industry. अब इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स में कैसा ग्रोथ देखने को मिला है, यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल 18 3.9 billion US dollars, then 5.2, 7.4, reduced to 5.9 in financial year 21. उसके बाद फिर इंक्रीज हुआ फाइनेंशियल ईयर 22 में 8.9 और a significant decrease in financial year 23 because of all these schemes. Here 13.8 US dollars billion US dollars incentive under the Chips and Science Act 2020, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट चिप्स एंड साइंस एक्ट लेके आई है, उसके अंदर क्या क्या इंसेंटिव्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। सबसे ज्यादा इंसेंटिव है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 71%, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग पर 19%, उसके बाद टैक्स क्रेडिट्स में 9%, फिर लीडिंग एज टेक्नोलॉजी एंड वायरलेस सप्लाई चेन्स पे 1%, ठीक है। Various incentives under semiconductor scheme, setting up of semiconductor fabrication units, है ना, तो कि semiconductor इंडस्ट्रीज होती है उसको semiconductor fabs बोला जाता है। 50% ऑफ मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट कितना दे रही है गवर्नमेंट? 50% ऑफ फर्म्स कैपिटल, ठीक है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट कितना है? अप टू 2.5% ऑफ स्कीम ऑफ, क्लियर। सेटिंग अप ऑफ डिस्प्ले फैब्रिकेशन, ठीक है, डिस्प्ले यूनिट अगर तो 50% ऑफ फर्म्स कैपेक्स और 2.5% ऑफ स्कीम आउटले। फिर सेटिंग अप ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर पैड एंड सेमीकंडक्टर एटीएमपी ओसेट नॉट रिक्वायर्ड। फिर आ जाता है कोल इशू। कोल इशू क्या है? सबसे पहले कि आफ्टर लॉकडाउन इज रिसर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फिर रिसर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कारण आपका कोल्ड इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ी और उसी समय सीवियर हीट वेव्स
that also led to increased demand of electricity. So that created increased demand for coal. Coal prices soaring in international market. उसके बाद imports reduced क्योंकि prices बहुत ज़्यादा हो गए कोल के, तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूनिट्स हैं वो कोल का इंपोर्ट करना बंद कर दिया, ठीक है। तो कोल स्टॉक इन पावर प्लांट्स रिड्यूस, ठीक, ये कोल इशू था। स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव दिस कोल इशू, ऑल जनरेटर्स जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहे हैं वे आस्क्ड टू इंपोर्ट कोल टू एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स, व्हाटएवर देयर कोल रिक्वायरमेंट्स आर दे हैव टू इंपोर्ट 10% ऑफ देयर टोटल कोल रिक्वायरमेंट्स, जो कि पहले सिर्फ 4% हुआ करता था, ठीक है, उसको बढ़ा के 10% करना ही करना है इंपोर्ट। उसके बाद अगर आप 10% से कम कोल इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपके ऊपर पेनल्टीज इंपोज कर दी गई। पेनल्टीज वर इंपोज्ड इफ पावर प्लांट फेल्ड टू इंपोर्ट कोल। सेक्शन 11 of the Electricity Act 2003 was invoked to direct imported coal based plants to run at full capacity with the assurance that their enhanced cost of operation would be compensated, ठीक है। उनको क्या बोला गया कि आप अपने फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम करिए, तो जो भी आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ रहा है उसको हम कंपनसेट करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला। तो उससे क्या होता है कि कोल का वेस्टेज कम होता है, ठीक है। तो प्लांट्स हैव बीन डायरेक्टेड टू यूज देयर फुल कैपेसिटी। Tolling was enabled, which allowed states to transfer their allotted coal to private generators near the mines instead of transporting it too far away from state generators, ठीक है। तो टोलिंग क्या होता है कि जो भी माइंस के आसपास वाले प्राइवेट कोल जनरेटर्स होते हैं, है ना, उनको कोल प्रोवाइड करने के लिए टोलिंग कहते हैं, ठीक है, ताकि जो रेलवे रेट्स हैं, फ्रेट रेट्स जो होते हैं उस पे बर्डन कम हो, है ना। यहाँ पे अगर कोल माइन हो रहा है और उसको आप बहुत दूर कहीं पे ले जाके यूज कर रहे हो, उससे अच्छा वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो अपना बच जाएगा अगर आप उस कोल को नियर बाई प्राइवेट जनरेटर्स को प्रोवाइड करो। तो टोलिंग एनेबल कर दिया गया था। फिर आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कमर्शियल बैंक्स वर एडवाइज्ड टू फैसिलिटेट द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिशनल वर्किंग कैपिटल टू पावर जनरेटिंग प्लांट्स, ठीक है। आरईसी और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और कमर्शियल बैंक्स को इनको वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करने के बोला गया, ठीक है। एडिक्वेट कोल प्रोडक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे वापस यहाँ पे सबसे ज्यादा डिक्लाइन कहाँ पे हो गया था? सितंबर 2022, सितंबर फाइनेंशियल ईयर 20 में सबसे ज्यादा डिक्लाइन हो गया, ठीक है। फाइनेंशियल 23, ठीक। तो आप देखिए कि इस सीजन बरसात वाले सीजन कोल का माइनिंग कम हो जाता है ना? हर साल आप देखिए दिस हैज बीन द ट्रेंड। 15 जून के आसपास से 1 जून केरल में आ जाता है और बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में 15 तक 30 जून से, तो ऑलमोस्ट जून से बारिश चालू हो जाती है, स्पैन्स टिल अक्टूबर। तो इतने समय के लिए कोल प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इस समय में उसके बाद से इंक्रीज होता है। तो अभी 23 में एज कंपेयर टू प्रीवियस इयर्स कोल प्रोडक्शन अच्छा रहा, ठीक है। ऑल दिस बिकॉज ऑफ ऑल द इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट। उसके बाद इंप्रूविंग कोल स्टॉक। 21 में कोल स्टॉक जुलाई के बाद से डिक्लाइन हो गया था, है ना, which again increased on in November। अभी फाइनेंशियल 22 में कोल स्टॉक अपने मतलब स्टेबिलिटी अच्छी रही कोल स्टॉक, क्लियर। तो ये कोल स्टॉक्स, हाँ हाँ, उस सीजन में स्टॉक्स बढ़ जाते हैं। सेल्फ रिलायंसिंग कोल प्रोडक्शन, एफडीआई अंडर द ऑटोमेटिक रूट कोल माइनिंग वगैरह के एफडीआई अलाउ कर दिया गया थ्रू ऑटोमेटिक ऑक्शन ऑफ कोल ब्लॉक्स फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, expansion of existing mines and opening of new mines, greater use of mass production technology in mining, mechanization of loading, development of evacuation infrastructure, etc. ठीक है, ये सारे स्टेप्स कोल प्रोडक्शन के फील्ड में अगर सेल्फ रिलायंस होना है, रिलायंट होना है, तो ये सारे स्टेप्स गवर्नमेंट को लेना है। अब आते हैं स्टील इंडस्ट्री। ये कोल के बाद आप देखो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? स्टील। तो स्टील इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। India is the second largest steel producer in the world, ठीक है, second largest steel producer in the world। 67 applications from 30 companies have been selected under the PLI scheme for specialty steel।
इंक्रीजिंग स्टील प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन अप्रैल टू दिसंबर, ठीक है, अप्रैल टू दिसंबर स्टील कंजम्पशन फाइनेंशियल ईयर 21 देख लेते हैं यहाँ पे बढ़ा, ठीक है, कंपेयर टू प्रीवियस ईयर स्टील कंजम्पशन और स्टील प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, ठीक है, और बाकी का जो है वो एक्सपोर्ट है, ये कंजम्पशन है और ये पूरा बाकी का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट प्रोडक्शन वो सारा एक्सपोर्ट होगा, ठीक। उसके अलावा स्लाइड मॉडरेशन इन आयरन स्टील एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23, स्लाइड मॉडरेशन लिखा है बट आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 22 के हिसाब से कितना डिक्लाइन हुआ आयरन और स्टील एक्सपोर्ट, ठीक। ये एक्सपोर्ट दिस पार्ट लास्ट ईयर कितना था ये, ठीक है, तो इसके हिसाब से दिस मच लास्ट ईयर और अभी का तो एक्सपोर्ट से डिक्लाइन, ठीक है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्री है, that makes it more important. 4.5 crore people directly engaged in the sector. Moderating exports compared to financial year 2022. The government approved the setting up of Prime Minister Mega Integrated Textile Region and Apparel (PM) with ARCS. इसके अलावा टेक्सटाइल PLI स्कीम to promote investments and increase the production of man-made fiber apparel, man-made fiber fabrics and products of technical textiles. Exports of textiles moderated while there is an uptick in ready-made garmenting. ठीक है, रेडीमेड गारमेंट में बढ़ा है, टेक्सटाइल्स में डिक्लाइन हुआ है, ये देखिए लास्ट ईयर से रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट बढ़ा है बट टेक्सटाइल्स में ओवरऑल टेक्सटाइल्स में कम है, ठीक है, एक्सपोर्ट्स। उसके बाद इक्विटी इन्फ्लोज इन टेक्सटाइल एड टू रिकवर, अब ये फाइनेंशियल ईयर 2020 में कितना एफडीआई था, which reduced to this much in financial year 21, ठीक है, बिकॉज ऑफ मॉनेटरी टाइटनिंग। और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 22 में जब लॉकडाउन चीज हुआ उसके बाद फिर से इंक्रीज हुआ, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23 में जब तक का डेटा आपके पास अवेलेबल है 23 सितंबर तो वो इतना ही था, क्लियर। अब देखते हैं फार्मास्यूटिकल्स। इंडिया इज रैंक थर्ड इन द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स बाय वॉल्यूम एंड 14th बाय वैल्यू। वॉल्यूम के हिसाब से रैंक 3 है एंड वैल्यू के हिसाब से रैंक 14 है। India's domestic pharmaceutical market is estimated at $41 billion in 2020. $41 billion pharmaceutical market है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कौन सी स्कीम्स लेके आई है उसको देखिए। The nation is the largest provider of generic medicines globally, occupying a 20% share in global supply by volume, ठीक है, and is the leading vaccine manufacturer globally with a market share of 60%, ठीक है। 60% इज मतलब एक तरीके से वैक्सीन प्रोवाइडर है इंडिया। स्ट्रेंथनिंग द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एसपीए वाज लॉन्च्ड इन ऑन 11th of March 2020, ठीक है, इसको आप देखें, स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, स्ट्रांग ग्रोथ इन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स लेड बाय कोविड पैंडेमिक। देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 21 में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है, उसके बाद से मॉडरेटली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाई इनफ्लो ऑफ एफडीआई इन द फार्मा सेक्टर 4 टाइम्स सिंस फाइनेंशियल ईयर 19 टू 23, मतलब 4 साल 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का भी पोटेंशियल बहुत है। जी है, हाँ, और तीसरा एवरेज ऑफ कोशिश की इस राउंडेड एबिलिटी की बात सारी कंट्रीज में की यहां पे भी पॉपुलेशन की लग गया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इंडिविजुअली बनाना चाहिए कि डब्ल्यूएच का बीट नहीं है, डब्ल्यूएच का रिकॉर्ड भी अच्छा है। हां, वो फेवरेटिज्म चल रहा है ज्यादा कि सबसे ज्यादा डोनेशन है उसको वहां से मिल रहा है चाइना से, हां, इस वजह से वो प्रोडक्शन कर रहा है। We realize schemes to boost manufacturing capacity in pharmaceutical sector, ठीक है। ये 3 स्कीम्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड एम्प्लॉयमेंट दिखाया है, फाइनेंशियल इंसेंटिव दिखाया, ये PLI स्कीम। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव एट द रेट ऑफ 5% ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस फॉर 5 years, ठीक है। On incremental sales under various categories at varying rate
ओवर द ईयर सेलिंग फ्रॉम 10% to 3%। ठीक है, वो फार्मास्यूटिकल सीमेंट का। ठीक है, आगे बढ़े और आ जाते हैं ऑटोमोबाइल। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में in December 2022, India became the third largest automobile market, surpassing Japan and Germany in terms of sales. ठीक है, automobile sales in India has increased a lot. In 2021, India was the largest manufacturer of two-wheeler and three-wheeler vehicles and the world's fourth largest manufacturer of passenger cars. ठीक है, the sector's importance is gauged by the fact that it contributes 7.1% to the overall GDP. ठीक, अकेले ऑटोमोबाइल सेक्टर contributes 7.1%, almost half of the agriculture sector, and 49% to the manufacturing GDP. Almost half of the total manufacturing GDP is contributed by automobile sector, while generating direct and indirect employment of 3.7 crore at the end of 2021. 3.7 crore is a huge number. अब ये EV मार्केट का देखते हैं। The domestic electrical vehicles market is expected to grow at a CAGR of 49% between 22 and 2030. ठीक है, 49% का compounded annual growth rate, and is expected to hit 1 crore units annual sales by 2030. ठीक है, EV मार्केट जो है वो 2030 तक के expected to hit 1 crore units per year. ठीक है, which is a significant increase. Rising automobile sales यहाँ से डिक्लाइन हुआ, फिर यहाँ से अगेन इंक्रीज होना चालू हो गया। मतलब देखिए फाइनेंशियल 2020 में भी अच्छा खासा इसमें अपने को देखने को मिला, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद थे, है ना, तो बहुत सारे लोगों ने उस समय अपने पर्सनल व्हीकल्स लिए हैं, तो डिमांड वाज गुड ड्यूरिंग लॉकडाउन। उसके बाद 21 कम हुआ, 22 में और कम हुआ, अगेन सोरिंग इन 23। मॉडरेशन इन ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स अमिड वीकनिंग ग्लोबल डिमांड, तो ग्लोबल डिमांड कम थी ड्यूरिंग लॉकडाउन, और उसके बाद फिर तो यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर 19 से ज्यादा हुआ है फाइनेंशियल ईयर 20 में, उसके बाद फिर फाइनेंशियल ईयर 21 में डीप हुआ, एंड देन अगेन इंक्रीज 22 और फिर अगेन डीप हुआ 23। ठीक है, तो ग्लोबल डिमांड के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे ग्लोबल डिमांड कम हुई फॉलोइंग सर्टेन इवेंट्स, ग्लोबल इवेंट्स, उसके हिसाब से यहाँ पे डिमांड अपने को देखने को मिलता है। क्लियर? राइजिंग सेल्स ऑफ ऑटो कंपोनेंट्स। ठीक है, ऑटो कंपोनेंट्स का ग्राफ है, नॉट इम्पोर्टेंट। कंजम्पशन एनहांसिंग इंसेंटिव्स। अब ये कंजम्पशन को एनहांस करने के लिए क्या क्या इंसेंटिव गवर्नमेंट दे रही है, ये इसमें दिखाया है। तो फेम फेज 1 वाज स्टार्टेड फ्रॉम 2014 टू 19। इसको देखते हैं फेज 2। टेन्योर क्या था, 2019 टू 24 है। बजट आउटले ऑफ रुपीस 10,000 करोड़। दिस स्कीम envisages to support 1 million two-wheeler, 0.5 million three-wheeler, 55,000 cars and 7090 buses। ठीक है, इंसेंटिवाइज 7 lakh EVs, जो आपको EVs पे सब्सिडी मिल रही है। सैंक्शन 7210 e-buses, 2172 e-buses deployed until December 2020। ठीक है, आउट ऑफ द सैंक्शन अमाउंट 7210, उसमें से 2172 e-buses have been already deployed। Sanction 2877 charging stations in 68 cities, 1576 charging stations across express and train। ठीक है, what does this name stands for? Faster adoption and manufacturing of electric vehicles। Faster adoption and manufacturing of electric vehicles। तो जो भी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सब्सिडीज मिल रही है, that subsidies are provided under this same phase 2। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट और एडवांस केमिस्ट्री से, ये बैटरीज के मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए, बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर बेस्ड ऑन बैटरीज, तो एडवांस केमिकल सेल का प्रोडक्शन इंप्रूव करने के लिए ये स्कीम लाई गई है, और ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट ऑफ ईवीज। ठीक है, ये स्कीम। ठीक, अदर मेजर स्कीम जो है वो है मेक इन इंडिया 2.0, पीएलआई नेशनल प्रोग्राम फॉर हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स देख लेना,
एक निधि स्कीम है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड ऐसी इनोवेशन। एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कुछ पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे ये गेज करता है कि कितना इनोवेशन हो रहा है आपकी कंट्री में। अटल इनोवेशन मिशन, फिर फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप, ठीक है, सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन इन E&IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जॉब्स क्रिएटेड बाय स्टार्टअप्स इंक्रीज हो रहा है 43,000 से आज 269,000 स्टार्टअप के द्वारा जॉब्स क्रिएट किया गया है। अब आ जाते हैं सर्विसेज।